how we should approach RAS prelims पेपर। इस वीडियो में हम लोग RAS के 2024 के पेपर के बारे में बात करेंगे कि मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा था एग्ज़ाम्स में और कैसे मेरा प्री क्वालिफाई हुआ एकदम लिमिटेड नॉलेज से, और आने वाली 2026 के प्री में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वाइल सॉल्विंग द पेपर। देखो, पढ़ना एक बात होती है और पेपर को एग्ज़ाम में अप्रोच करना वो दूसरी बात होती है। तो उसके लिए चाहिए हमें आपकी पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, उसमें से आएगा। वही सब पढ़ते हैं तो किसी को नहीं आएगा तो वो सबके लिए टफ़ होगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके जाना और एटलीस्ट एक बेसिक स्ट्रैटेजी लेके जानी है पहले से, जो आपने शायद आपके मॉक पेपर में लगाई हो कि हाँ मैं इस हिसाब से पेपर करता हूँ या करती हूँ तो मेरे मैक्सिमम ठीक होते हैं और एटलीस्ट मेरा पेपर तो कंप्लीट हो ही जाता है। क्योंकि पेपर आजकल थोड़ा लेंदी आता है और 150 क्वेश्चंस 3 घंटे में करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग बन गया है अभी। तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी एक चीज़ कि हाँ मेरे को इतने राउंड में पेपर करना है या फिर इतने देर में ये वाला सेक्शन कर लेना है, तो ये चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए और पहले से थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है पर थोड़ी ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब एग्ज़ाम में जाके हमें पेपर को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले मुझे दिया गया पेपर देखते ही मैंने देखा पहला क्वेश्चन, फिर देखा दूसरा क्वेश्चन, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो सेक्शन है वो ज्योग्राफी का है और मैं जो अपना पेपर है वो हमेशा पॉलिटी के सेक्शन से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा कंफर्टेबल लगता है और अगर मेरे उसमें कुछ क्वेश्चन सही होते जाते हैं तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैंने लिख के छोड़ दिया ज्योग्राफी और मैं बढ़ जाऊँगी आगे, देख लूँगी अच्छा अभी तक ज्योग्राफी चल रहा है। फिर जब सेक्शन चेंज होगा जैसे कि पॉलिटी आ गया, फिर मुझे समझ में आया अच्छा पॉलिटी यहाँ पे है, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। उसके बाद में आ गया है, यहाँ से मुझे समझ आ रहा है अच्छा यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट हो गया है, तो मैं सिर्फ लिख दूँगी ऊपर इकोनॉमी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही मैं हर सेक्शन जहाँ पे भी चेंज हो रहा है मैं उसके आगे लिख दूँगी अच्छा यहाँ पे साइंस एंड टेक स्टार्ट हुआ है। ये मेरा पेपर है जो मैंने एग्ज़ाम में था वो उसका स्कैन्ड वर्जन है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, पेपर को भी पूरा नज़रों से निकाल लेते हैं एक बार, और हम पेपर के साथ एक अगर कुछ पैटर्न चेंज है तो एक फेमिलियरिटी हो जाती है पेपर के साथ, एकदम अचानक नहीं लगता है कि हाँ कुछ अचानक से ही, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं हर बार RPSC भी कुछ चेंजेस करती है अपने पेपर में, तो हमारा वो शॉक जो आता है ना एकदम से पेपर में लगता है वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस तरीके से हमें हर सेक्शन के लिए मार्क कर लेना है। बट ये एक्सरसाइज आपको 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है, इतना टफ नहीं है देखने में लग रहा है, लेकिन बस छोटा छोटा ही तो लिखना है। अच्छा ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, तो इससे हमें एक पेपर का आइडिया हो जाता है। अब हम चलते हैं सीधा, मैंने पेपर स्टार्ट किया था पॉलिटी के सेक्शन से वहाँ पर, और अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पॉलिटी को एनालाइज करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस थे, कौन से क्वेश्चंस जो थे जो बेसिक थे वो हमें किसी भी हालत में गलत नहीं करने चाहिए थे, कुछ थे जो एकदम कॉमन सेंस वाले थे, ठीक है, तो और कौन से थे जो हमें स्किप कर देने चाहिए थे या फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले थे। तो ऑब्वियसली ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पूरे में से पूरे ही हर बार सही कर देंगे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और नीड भी नहीं है कि हमें 200 में से 200 तो लाने नहीं है। इस बार आपने देखा दैट कट ऑफ कितनी नीचे थी, तो हमें बेयर मिनिमम कि जो चीज़ें बेसिक सब सही करेंगे वो तो हमें एटलीस्ट गलत नहीं करनी है। जो हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं वो तो हमें गलत नहीं करने हैं,
और बाकी जो थोड़े से हमें लैंग्वेज ट्विस्टेड या फिर कुछ एप्लीकेशन वाले, वो हमें थोड़ा सोच समझ के करने हैं बस। हमें सिर्फ इतना सा सोचना है, ज़्यादा प्रेशर लेने की या ज़्यादा ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीधा, फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए हैं। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सीधा आपकी लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है और आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 है, वो ऐसा तो नहीं है हम लोग सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को देंगे और फॉरेनर्स को नहीं देंगे, तो ये कॉमन सेंस है। तो सेकंड और थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आपको आर्टिकल 19 दिया हुआ है। अब ये तो है नहीं कि हम लोग फॉरेनर्स, फ्रांस से कोई लोग आ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में एसोसिएशन बना रहे हैं और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ 19 इंडियन सिटीजन्स के लिए होगा। तो इससे आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, या फिर आपने नॉर्मली बुक पढ़ी है तो ये आपको आता ही होगा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सीधा बुक से है। अगर किसी को भी पता होगा, किसी ने ठीक से पढ़ा होगा, तो हमें पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 3 DPSPs ऐड किए गए थे और उसमें से ये भी एक DPSP था और 42nd अमेंडमेंट का पास हुआ था 1976 में। सिंपल, इजी। 18th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस यूजुअली दे आर इजी, कि हमें एक भी सही पता है या एक भी गलत पता है कि ये नहीं होगा तो हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें पता है कि इट इज़ रिलेटेड टू 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, सबको पता है, सब बुक से पढ़ते हैं, जब सब पढ़ते हैं। तो कौन से केस से रिलेटेड था? कि हो तो होलोहान, ठीक है, जिसमें स्पीकर की जो जुडिशल रिव्यू था कि स्पीकर की जो डिसीजन होगा उस पर जुडिशल रिव्यू हो सकता है। तो सी का हो जाएगा सेकंड। और कौन से में सी का सेकंड है? फोर्थ ऑप्शन में। ये भी नहीं पता हो तो मिनर्वा मिल्स, सबको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इन दो से ही आप, ये डी वाला अगर आपको नहीं भी पता हो तो हम लोग इससे इजीली कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। 19 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल्दो पढ़ने में लेंदी लग सकता है, लेकिन अगर हमने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो हमें पता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकरेक्ट पूछा है इसमें, तो हमें मैकेनिज़्म भी पता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या फॉर्मूला यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, मल्टीपल्स ऑफ 100। अब आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद आ रहा होगा, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, तो 100 से तो कहीं मल्टीपल हो नहीं रहा था, वहाँ पे 1000 ही था, या तो 1000 डिवाइड हो रहा था। याद आया कुछ? सीधा सीधा बुक में लिखा हुआ था। तो और ऐसी अगर आप एक दो में कंफ्यूज भी हो रहे हो ना, तो एटलीस्ट जब आप एलिमिनेट कर रहे हो तब हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनर है वो अगर कुछ ट्विस्ट करता है तो वो डेट्स वगैरह, नंबर वगैरह ट्विस्ट करता है। तो यहाँ पे 1000 की जगह 100 कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों में दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा ये 100 था, 100 ही था क्या, 1000 था ना उसमें। तो इतना थोड़ा कॉमन सेंस, वही कह रही हूँ, वो हमें एग्ज़ाम में लेके जाना चाहिए, ठीक है। और इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए कि हम लोग 4 ऑप्शन पढ़ पाएँ, क्योंकि बहुत लोग तो इसी चीज़ में गिव अप कर देते हैं कि अरे बहुत बड़ा है, मैं कैसे करूँगी, ठीक है। फिर 20 क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन कौन से सही हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ ओनली सही जो कि इनमें से है, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। अगर हमें नहीं भी पता हो ये डेट्स वगैरह, तो आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि थर्ड ऑप्शन ही है जो सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी आप फिर अपने आप एलिमिनेट कर दोगे। 421 वाला है, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में है।
ये भी हम लोग बुक में पढ़ते हैं, और इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो ऑप्शन 3 बचेगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। 22 वाला क्वेश्चन जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में है कि फाइनेंस कमीशन ने किन चीज़ों के बारे में अपनी रिकमेंडेशन नहीं दी थी। सीधी सी बात है, इसमें ये पूछा है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो इनमें से किस चीज़ों के बारे में एडवाइस नहीं देता है गवर्नमेंट को। तो हमें पता है कि फाइनेंस कमीशन क्लाइमेट के बारे में कुछ रिकमेंडेशन नहीं देता है। सिंपल, नहीं भी याद है तो एलिमिनेशन से हो जाएगा, बशर्ते आपको सारे ऑप्शन पढ़ने। अब देखो बड़े बड़े हैं, सारे ऑप्शन बड़े बड़े हैं, लेकिन लास्ट तक आके आपको आंसर मिल रहा है, कॉमन सेंस से भी मिल रहा है और वैसे भी आप समझ जाओगे। तो आप में एटलीस्ट इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप पहले ही 1-2 ऑप्शन देख के गिव अप ना कर दो। ठीक है, आप सभी ऑप्शंस, सभी क्वेश्चंस में ये चीज़ देख लीजिए। इसमें भी आपको लास्ट तक आते, ऐसा नहीं है कि तुक्का मारना है कि 4th ऑप्शन तुक्का मार रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, फिर 23 वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ को बहुत ज़्यादा ही फॉलो करते हो और आपको याद है तो आप इसको कर सकते हो। 1-2 भी याद है तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी टफ कि आप 2004 के इलेक्शन की चीज़ याद रखो। तो इट्स बेटर टू अवॉइड लीव दीज क्वेश्चंस। 24 भी बहुत ईजी है, CBC किसके रिकमेंडेशंस पे बना था। 25 इज़ ऑल्सो अ ईजी क्वेश्चन। 26 जो क्वेश्चन है ईजी कैटेगरी में तो नहीं बोलूँगी क्योंकि एक नंबर का फैक्ट का क्वेश्चन है, बट हाँ डुएबल था ये क्वेश्चन, मैं करके आई थी, मेरा सही भी हो गया था। 27 क्वेश्चन जो है ये एक सेकेंड राउंड में करने वाला मेरे को लग रहा है क्वेश्चन है, क्योंकि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो अगर हम इसको कॉमन सेंस से करेंगे तो ये आप सेकंड और थर्ड को तो मान लोगे कि हाँ ये तो होता ही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो उसमें आप फर्स्ट और फोर्थ में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर आप थोड़ा शांति से सोचोगे तो आप इसमें सही आंसर तक पहुंच सकते हो। मैं फर्स्ट और फोर्थ तक पहुंच गई थी, बट फाइनली क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया था, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने फर्स्ट ही इसको करेक्ट कर लिया, मतलब सही चूज़ कर लिया। बाकी इसका आंसर फोर्थ है। 28 वाला क्वेश्चन एज इट इज़ PYQ है, तो वो आपका गलत होना नहीं चाहिए। PYQs और बेसिक बुक्स तो आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम करनी चाहिए। 29th इज़ ऑल्सो अ ईजी क्वेश्चन, बट मैंने ये रॉन्ग कर दिया था। 30 मान सकते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन है, डेट्स को रिकॉल करना माइट बी टफ। 31 इज़ ऑल्सो मॉडरेट क्वेश्चन, अगर आप 1-2 को भी लेके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, हाँ आपको 1-2 भी याद है तो आप अगर कर लो इसको मार्क, तो ये भी एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऑल्दो मेरा ये रॉन्ग था। 32 अगर आपको याद है आर्टिकल तो आप कर सकते हो, अदरवाइज लीव दीज क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप तुक्का मारोगे तो मोस्ट प्रॉबेबली वो गलत हो जाएगा। 33 वाला क्वेश्चन जो था वो अगर आप करंट अफेयर्स रिग्रेसली फॉलो कर रहे हो तो उसमें डेट पूछी है तो आप बता सकते हो अगर आपको डेट वाइज याद है तो। देन 34 तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि लोकायुक्त और लोकपाल इनमें से किन चीज़ों पे नहीं करता। तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन पे तो नहीं ही करता है, क्योंकि इन चीज़ों पे काम करने के लिए और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं। लोकपाल और लोकायुक्त स्पेसिफिकली मेड फॉर मिनिस्टर, उसमें आपको बताया भी है, क्वेश्चन को भी पूरा पढ़ने की ज़रूरत है अगर आपको नहीं आता है कि ये बॉडी बनाई इसलिए गई है कि मिनिस्टर्स और पब्लिक सर्वेंट्स वगैरह के लिए देखें, ना कि कॉमन सिटीजन्स के लिए। फिर 35 इज़ अ टफ क्वेश्चन, मैंने ये तुक्का मारने वाला रिस्क लिया था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तुक्का मारने का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। एक होता है कैलकुलेटेड गेस कि हाँ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनमें
ऐसा हो सकता है या फिर मुझे इस नॉलेज से ये याद आ रहा है, वो क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो। लेकिन जैसे प्योरली तुक्का वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी तो ये है कि आप वो 99% वो गलत ही होंगे, और मेरा ये गलत ही हुआ था। 36 एंड 37 आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट बॉडी में कौन कौन होते हैं। इसके लिए इट्स बेटर कि जितनी भी बॉडीज़ हैं उनकी आप एक A4 पेज लेके 2 पेजेस ले लो और सारी राजस्थान की और इंडिया की 2 शीट्स में कंप्लीट करो और उसको चिपका लो या फिर बार बार अपनी टेबल पे रखो और देखते रहो। और इट्स बेटर टू रीड देम इन अ कंपैरेटिव मैनर कि अच्छा इस बॉडी में ये चीज़ है, इसमें ये नहीं है, इस बॉडी की अपॉइंटमेंट बॉडीज़ में चीफ जस्टिस हैं, इसमें नहीं है। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे हमें थोड़ा जुडिशल एंगल भी देखना होता है, तो उसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे ना तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। जो हम पढ़ते भी हैं ना बिहेवियर में मेमोरी, तो हमें कोशिश करनी है कि हम निमोनिक या फिर कुछ ऐसे एनेक्डोट से चीज़ों को याद करें ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, ना कि सिर्फ रट्टा मार रहे हैं फिर से उसको पढ़ रहे हैं, बल्कि एक थोड़ा क्रिएटिव वे से कि मुझे इस तरीके से चीज़ें याद होती हैं तो मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करूं और उस तरीके से पढ़ूं। फिर है 37, ये भी हमें पता है कि जस्टिस NK जैन थे, उन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन थे उनके 5। जो आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का पढ़ोगे राजस्थान का, उससे आपको पता चल जाएगा। सिटीज़न चार्टर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमने देखा कि पॉलिटी के टोटल क्वेश्चन आए थे 23, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है अपने एग्ज़ाम में अपनी सक्सेस रेशो को बूस्ट करने का। और इस सब्जेक्ट को हम लोग किसी भी हालत में अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसमें कोशिश करनी है कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही करके आएँ। तो इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इजीली डूएबल थे, तो हमें वो गलत नहीं करने हैं। जो भी ये रैंडम से एकदम आ जाते हैं उनमें हम लोग उनको छोड़ सकते हैं, पर जो क्वेश्चन सीधे बुक से आते हैं, स्टैटिक से आते हैं, वो हमें एटलीस्ट गलत नहीं करने हैं। तो अगर हम देखें तो कितने क्वेश्चन इजी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये क्वेश्चन तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं कि जो इजी थे। बाकी आप देखो इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं जैसे इस पेज के हैं जो कि इजी कैटेगरी में ही हैं कि 29 वाला और 31 वाला। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें इन पोर्शंस में एटलीस्ट अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करना है। अब आप देखो करंट अफेयर्स पता नहीं कहाँ से पूछा था, तो उस पोर्शन को चाहे आप कितना ही पढ़ लो आपको इनपुट आउटपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। बट ये ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पे हमें इनपुट आउटपुट रेशियो काफ़ी अच्छा मिलता है, तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट 23 में से कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग 16-17 तक तो सही करके ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इतने क्वेश्चन हर पोर्शन में से भी सही करते जाएंगे तो ईज़िली प्री क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपने इस पर कट ऑफ देखी थी, दैट इट वाज वेरी लाइक ईज़िली क्लियर की जा सकती थी, 72 फॉर जनरल। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें एटलीस्ट ये पोर्शन जो कि प्रिडिक्टेबल हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा सही करने हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि 14 तो मैंने काउंट किए हैं, बाकी इसमें 16-17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक डिसेंट सिंसियर एस्पिरेंट को सही करने ही चाहिए। बाकी तो आपके ऊपर है कि आपने कितने डेप्थ में पढ़ा है, तो आप और भी ज़्यादा सही कर सकते हो। एक नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग इकोनॉमी देखेंगे कि इकोनॉमी तो हमें पता है कि यूजुअली हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है
जो आप 26 के लिए तैयारी करोगे तो आपको नया वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, और मोस्टली क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे में से आ जाते हैं, या फिर जो सरकार की नई पॉलिसी कुछ आ गई है तो उससे आते हैं। तो हमें ट्राई करना है कि इकोनॉमी तो हम फटाफट कर ही लेंगे। तो जैसे ये 2-3 पोर्शन काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो इनसे ही हमें मैक्सिमाइज खींचना है। बाकी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स वो ऐसे पोर्शन हैं कि आता है तो आता है, अदरवाइज हम लोग उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू गो डीप इनटू द हिस्ट्री, और मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स हैं जो कि इस बार तो बहुत ही वेग थे इस पेपर में। तो हमें इन पोर्शंस के थ्रू ही अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। और ये जो हम लोग अभी सॉल्व करें, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, ये मेरे भी सही हुए थे और आपके भी गलत नहीं होने चाहिए थे, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, so see you in the next video. Till then, keep studying. All the very best.